हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच में भारत की नदियों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में भारत के भौतिक स्वरूप का चल रहा था, जिसमें कि प्रमुख प्रमुख पर्वत श्रृंखला, पहाड़ी, पठार, द्वीपीय समूह, ये सब के बारे में हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। दोस्तों, भारत की नदियों को पढ़ने से पहले हम लोग नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये उसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों, नदी में आपको मिलेगा उद्गम। क्या मिलेगा? उद्गम। एक मिलेगा आपको संगम, एक मिलेगा आपको मुहाना, मुहाना, फिर मिलेगा आपको डेल्टा, है ना, फिर मिलेगा आपको एस्चुरी, एस्चुरी। ठीक है, ये प्रमुख प्रमुख शब्द हैं। उद्गम किसे कहेंगे दोस्तों? कि क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, तो उद्गम वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहां से नदियां निकलती है। ठीक है, जैसे गंगा की उद्गम स्थल है गंगोत्री। गंगोत्री कहने का मतलब हुआ कि गंगा जो है कहां से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, या फिर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो उद्गम का मतलब क्या हो दोस्तों? स्रोत। ठीक है, इनकी गंगा का उद्गम कहां से होती है, यानी गंगा कहां से निकलती है। फिर आती है संगम। संगम में आपको हिंदी में पढ़े होंगे, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द, जहां दो या दो से अधिक नदियों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संगम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से ये गंगा नदी बह रही है और यहाँ के कोसी नदी यहाँ पर मिल जाती है, तो ये जो बिंदु कहलाएगा ये संगम कहलाएगा। ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग मुहाना भी कहते हैं। मुहाना और संगम में थोड़ा सा अंतर है कि दो या दो से अधिक नदियां जहाँ के मिलती है उसे हम लोग ये संगम कहते हैं। मुहाना भी इसको कह सकते हैं। मुहाना उस क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों जहां से कोई नदियां अपनी जल को ये जलाशय में या जिस क्षेत्र में गिराता है उसे हम लोग मुहाना कहते हैं। तो यहाँ पर आप संगम कह सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें इस गंगा नदी की, गंगा नदी यहाँ आती है, कोई नदी में मिलती नहीं है, बल्कि ये कहाँ जाके मिल जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसको हम संगम नहीं कहेंगे, यहाँ पर इसको हम मुहाना कहेंगे। ठीक है, तो संगम और मुहाना में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है दोस्तों। संगम क्या हुआ कि दो या दो से अधिक नदी का मिलन होती है, लेकिन मुहाना में हम ये कह सकते हैं कि ये कोई नदी नहीं, कोई बड़े जलाशय वाले एरिया में अपने जल को जहां पर गिराती है उससे हम क्या कहेंगे दोस्तों? मुहाना कहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये उद्गम का मतलब हुआ कि जहां से कोई नदियां निकलती है उसे उद्गम कहते हैं, या उत्पत्ति भी कर सकते हैं। फिर संगम क्या है कि दो या दो से अधिक नदियां जहां जाके मिलती है उसे हम लोग संगम कहते हैं। ठीक है, मुहाना क्या होता है दोस्तों? जहां पर की बड़ी बड़ी नदियां अपने जल को गिराती है उसे हम लोग मुहाना कहते हैं। ठीक है, बड़े जलाशय में जाके गिरा देती है। अब डेल्टा किसे कहते हैं दोस्तों? डेल्टा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये डेल्टा क्या होता है। डेल्टा दोस्तों, जब कहीं से नदियां निकलती है, हम गंगा नदी को ही उदाहरण लेकर समझा रहे हैं, आपको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, तो ये जो शुरुआती दौर में निकलती है दोस्तों, इसकी काफी तीव्र गति होती है जल की, है ना। काफी तीव्र गति से ये जल लेकर आती है, यानी कि यहाँ पर कहा जाता है ये युवा अवस्था में रहता है ना। काफी एकदम मचलते हुए, तबाही मचाते हुए यहाँ से जल निकलती है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो अंतिम अवस्था में ये क्या होता है, इसकी एकदम धीमी चाल हो जाती है। इसकी चाल क्या हो जाता है दोस्तों? ये धीमी चाल हो जाता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये वृद्ध अवस्था में आ जाता है। शुरुआत में युवा अवस्था में रहता है और लास्ट में ये वृद्ध अवस्था में चला आता है। तो जो युवा अवस्था का जो समय होता है दोस्तों, इस दौरान क्या होती है कि यहाँ से जितने भी आसपास की मिट्टियां हैं, सभी मिट्टियों को ये अपर्दित करती है। अपर्दित करने का मतलब हुआ कि यहाँ से कई प्रकार के जितने भी मिट्टी होते हैं, पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं, खरपतवार होते हैं, सभी को ये क्या करती है कि काटते हुए अपने साथ बहा कर ले आती है ना। युवा अवस्था में तो सबको एकदम तबाही मचाते हुए ये यहाँ तक चली आती है, लेकिन जब वृद्ध अवस्था होती है तो ये खुद चलने में असमर्थ होती है, जिसके कारण ये जितने भी कचरा और मलबे होते हैं दोस्तों, ये सारे कचरे और मलबे को जब अंतिम अवस्था में आता है तो अपने साथ नहीं ला पाता है, तो ये किनारे के एरिया में इसे क्या करता है? जमा कर देता है। किनारे के एरिया में क्या करता है? जमा कर देता है। इसका आकार कुछ त्रिभुजाकार जैसा हो जाता है। इसका आकार कैसा हो जाता है दोस्तों? त्रिभुजाकार जैसा हो जाता है। ये जो त्रिभुजाकार आकार जैसा हो जाता है दोस्तों, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? डेल्टा कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? डेल्टा कहते हैं। यानी कि जब कोई नदियां अपनी मुहाना की अवस्था में या अंतिम अवस्था में अपने साथ जितने भी मलबे लेकर जाते हैं, कूड़ा करकट, खरपतवार, मिट्टी, है ना, ये सब क्या होता है कि जब अंतिम अवस्था होती है तो यहाँ पर जाके ये त्रिभुजाकार रूप में ये जमा कर देता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? डेल्टा कहते हैं। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से जो डेल्टा बनता है वो सुंदरबन का डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल के एरिया में बनता है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों एस्चुरी के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं? एस्चुरी के बारे में, कि एस्चुरी क्या होता है। ठीक है, एस्चुरी की बात करें दोस्तों तो ये एस्चुरी में क्या होता है
कि एस्चुरी वैसी नदी निर्माण करती है, ठीक है, जहां पर कि जो नदियां रिफ्ट वैली में बहती है। अब रिफ्ट वैली क्या होता है उसको भी हम अभी चर्चा कर लेते हैं कि रिफ्ट वैली क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्ट वैली के बारे में अगर हम देखने का प्रयास करें दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूं, चलो जल्दी से आजा एस्चुरी को मैं अच्छा से दिखा देता हूं ताकि हम समझा सकें। चलो वृद्ध भी हट जाओ, युवा भी हट जाओ, हट जा, एस्चुरी भी हट जाओ, रुक जाइए। एस्चुरी ये डेल्टा ई, अब ये डेल्टा भी जा रहा है। हाँ, ये एस्चुरी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। एस्चुरी क्या होता है दोस्तों? एस्चुरी वैसी नदियां बहती है जो कि ये मैदानी भाग से नहीं प्रवाहित होती, बल्कि ये क्या होता है कि रिफ्ट वैली से बहती है। जैसे हम उदाहरण लेने का अगर प्रयास करें दोस्तों, तो हम लेते हैं एक नदी का उदाहरण जिसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी क्या होती है दोस्तों कि रिफ्ट वैली में बहती है, यानी भ्रंश घाटी में बहती है। घाटी क्या होता है दोस्तों? दो पहाड़ों के बीच के एरिया को भ्रंश घाटी कहते हैं, ठीक है। एक है सतपुड़ा और एक है विंध्याचल। ये दो रिफ्ट वैली के बीच में ये जो बह रही है दोस्तों, नर्मदा नदी बह रही है, ठीक है। ये मैदानी भाग से नहीं बह रही है, और ये जो नदी बहती है दोस्तों, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, और ये इसका जो मुहाना बनता है ये खंभात की खाड़ी में बनता है। आगे मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये जो नदियां होती है दोस्तों, ये मैदानी भाग से नहीं होकर बल्कि ये पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती है, यानी भ्रंश घाटी के क्षेत्र से जो नदियां गुजरती है। तो शुरुआती अवस्था में युवा अवस्था में रहता है, लेकिन जो युवा अवस्था में यहाँ पर कोई मिट्टी नहीं है, कोई आपका खरपतवार नहीं है, कोई मलबा वैसा है नहीं, ठीक है। और ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो कितनों युवा अवस्था में होता है, तो ये जितनी युवा अवस्था में होता है तो यहाँ पर कठोर से कठोर पत्थर है और पर्वत है, तो इसे आसानी से काट नहीं पाता है। जब काट नहीं पाता है तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि छिछले भाग होते हैं जल का कैसा भाग होता है दोस्तों? छिछले भाग होते हैं, जो क्या कहलाता है दोस्तों? एस्चुरी, या इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में ज्वार नदमुख। क्या कहते हैं दोस्तों? ज्वार नदमुख कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जितना टर्म यहाँ पर समझाया गया होगा, उद्गम क्या होता है, संगम क्या होता है, मुहाना क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, ठीक है, तो वो समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग कुछ नदियों के बारे में पीडीएफ के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं। तो जी इसमें जो हम पहले पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें प्रमुख नदी के उद्गम स्थल के बारे में चर्चा करेंगे, संगम या मुहाना के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी लंबाई के बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ नदियों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, और डिटेल हम लोग आगे दिया गया है पीडीएफ, उसके बारे में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए सिंधु नदी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है। हिमनद को इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम है सिनो खबाब हिमनद, ठीक है, सिनो खबाब हिमनद। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील रहेगा तो वो भी मान सकते हैं, या फिर मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर या हिमनद है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनो खबाब हिमनद कहते हैं, वहां से ये निकलती है, ठीक है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है सिनो खबाब हिमनद, वहां से निकलती है। इसकी संगम या मुहाना, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसमें अगर देखना चाहें तो क्या इसका अर्थ लेंगे? मुहाना का, क्योंकि ये किसी अन्य नदी में नहीं मिलकर बल्कि बड़े जलाशय में मिलती है जो अरब सागर है। आगे मानचित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है। यानी कि ये अपना जल सारा गिराता है कहाँ पर? अरब सागर में गिराती है, ठीक है। इंडिया के जो आपका पश्चिम में ये जो जलाशय क्षेत्र है इसे अरब सागर कहते हैं दोस्तों, और इधर बंगाल की खाड़ी है। आगे हम लोग मानचित्र के माध्यम से चर्चा करेंगे। यहाँ से दो क्वेश्चन तो यही बन गया दोस्तों कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास में सिनो खबाब हिमनद से निकलती है। इसकी मुहाना क्या है दोस्तों? अरब सागर है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 2880 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में मात्र 1114 किलोमीटर बहती है। अब आप कहेंगे सर भारत में 1114 किलोमीटर बहती है तो अन्य किस देश में बहती है? आपने टॉपिक तो दिया है भारत की नदियां, ठीक है। तो नदी पर्वत ये सब किसी एक देश का नहीं होता दोस्तों, ये कई देशों में फैला हो सकता है। तो ये जो निकलती दोस्तों ये तिब्बतीय एरिया से निकलती है। ये देख ही लेते हैं हम मानचित्र के माध्यम से। अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये हमारे उत्तरी भारत को, ये देखिए ये जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ये हमारा इंडिया है। ये हमारा क्या है दोस्तों? इंडिया है। फिर से मैं हाईलाइट करने का प्रयास करता हूँ। ये जो दिख रहा है दोस्तों ये जो दिख रहा है ये हमारा प्यारा भारत है। और ये जो इंडस लिखा है, इंडस को हिंदी में कहते हैं हम लोग सिंधु नदी। इंडस को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? सिंधु नदी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंधु नदी है दोस्तों, ये सिंधु नदी निकल कहाँ से रही है? तो सिंधु नदी यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये चाइना के अधिकृत क्षेत्र तिब्बत है, ठीक है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से
एक ग्लेशियर है सीनो खवाब हिमनद, यहाँ से ये निकलती है, यानी उद्गम हो गया तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में सीनो खवाब ग्लेशियर से, और ये इंडिया होते हुए, ये देखिए इंडिया होते हुए ये पाकिस्तान में मिल जाती है। ये कहाँ मिल जाती है दोस्तों? पाकिस्तान में, और यहाँ आकर अरब सागर में अपना सारा जल गिरा देती है। ये देखिए सबसे पहले तिब्बत में थोड़ा सा बहा, तिब्बत के बाद में इंडिया में एंट्री करता है। तो इंडिया में ही इसकी लंबाई दोस्तों 1114 किलोमीटर है। कितना है? 1114 किलोमीटर। शेष आपका पाकिस्तान की ये नदी है, ठीक है। ये 11 से 14 किलोमीटर आपका इंडिया में बहती है, जबकि टोटल 2880 आप माइनस करेंगे तो जो बचेगा आपका पाकिस्तान के एरिया में बहेगी, ठीक है। तो सिंधु नदी के बारे में अभी हमने देखा कि दो प्रमुख देशों में बहती है दोस्तों, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, जिसमें कि भारत की लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें दोस्तों तो कौन कौन सी है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और कई प्रमुख ये सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा यहाँ पर किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर हम देखने का प्रयास करें, वहां जो शब्दावली 5 पढ़े थे उसमें से एक और यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग अपवाह तंत्र। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र किसको कहते हैं, आइए हम लोग इस मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर प्रमुख नदी कौन सा है दोस्तों? तो प्रमुख नदी आपका ये सिंधु नदी है, इंडस नदी है। ये तो सिंधु नदी हो गया, लेकिन सिंधु नदी में झेलम नदी भी का भी पानी इसमें जाता है, चिनाब का भी इसमें पानी जाता है, आपका रावी का भी इसमें पानी जाता है, सतलज का भी पानी जाता है, ब्यास का भी पानी जाता है, इधर से सुबनसिरी, धनसिरी, ये सब जो है ये सब का भी पानी इसमें जाती है। ये जो विस्तृत एरिया है दोस्तों, इसको कहते हैं हम लोग अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? अपवाह तंत्र। किसका अपवाह तंत्र हो जाएगा? ये सिंधु नदी का अपवाह तंत्र हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी का ये सब सहायक नदी, यानी कि जितने भी जल क्षेत्र सहायक नदियों का भी वो सब मिला देंगे, तब इसे हम लोग कहते हैं अपवाह तंत्र, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियां हो गया, ठीक है। ये जो पंजाब की प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, ये यहीं पर है, जिसे हम लोग पांच भूमि का जो राज्य का दोस्तों, यहीं पर एक राज्य है पंजाब, ठीक है। यहाँ से 5 प्रमुख नदियां गुजरती है। कौन कौन है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, है ना। ये सिंधु तो ऊपर चला जाता है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है, ये प्रमुख नदियां हैं। इसे आप डायग्राम से भी समझने का प्रयास करेंगे। आगे अभी देख लीजिए, फिर मैं पीडीएफ के द्वारा भी इसे समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो दोस्तों है, ये आपका झेलम नदी यहाँ तक में है। झेलम नदी अपना ये झेलम नदी जो दोस्तों अपना जल का किस नदी में लेकर जा रही है? तो ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट अगर हम करने का प्रयास करें तो ये चिनाब नदी में डाल रही है। कौन? झेलम नदी। तो क्वेश्चन पूछेगा झेलम नदी का मुहाना कौन होगा या फिर संगम कौन होगा? ये चिनाब नदी हो जाएगी। कौन नदी होगा दोस्तों? चिनाब नदी हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, ये देखिए रावी है, दूसरे कलर से मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये अगर हम देखें दोस्तों तो ये आपका रावी नदी है। ये भी कहाँ पर ये मिल रही है? ये भी चिनाब नदी में ही मिल रही है। तो रावी का भी मुहाना कौन होगा दोस्तों? चिनाब हो जाएगा। वही अगर हम बात करें दोस्तों आपका ये ब्यास का, तो ब्यास नदी का दोस्तों यहाँ पर आ जाती है, और ब्यास अपना जल किसमें गिरा रही है? तो ये देखिए, ये सतलज नदी है, सतलज नदी, ठीक है। तो ब्यास का संगम या मुहाना क्या हो जाएगा? सतलज नदी। यानी ब्यास किसकी सहायक नदी है? तो सतलज की सहायक नदी है। अभी मुहाना को हम लोग पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, सतलज कहाँ नदी अपना पानी सब गिराता है? तो सतलज की अगर हम बात करें दोस्तों, ये ब्रश को हटा देते हैं, पेन ले आते हैं। ये देखिए, ये सतलज भी जो आ रहा है दोस्तों, सतलज आ रहा है आपका चिनाब नदी में। ये देखिए चिनाब है। अब चिनाब कहाँ दे रहा है अपना सारा पानी? चिनाब जो दे रहा है सब पानी, ये दे रहा है आपको सिंधु नदी में। किसमें दे रही है दोस्तों? सिंधु नदी में दे रही है। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है दोस्तों? ये चिनाब नदी है। इसके अलावा जो भी सहायक नदियां दोस्तों, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये सब सिंधु में डायरेक्ट नहीं मिलता है। ब्यास तो बेचारा सतलज में ही मिल जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्यास किसकी सहायक नदी है? तो आप सतलज मारेंगे, सतलज की सहायक नदी है। और ब्यास एक ऐसी नदी है दोस्तों जो कि भारत में निकलती है और भारत में ही ये सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते दोस्तों आपको ये मैप अगर आप समझ गए हैं तो आगे जो पीडीएफ पढ़ेंगे उसे आप समझने में सक्षम हो जाएंगे और अच्छे से मजा भी आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें फिर से क्रम को, तो सबसे लंबी सहायक नदी, ये सबसे लंबी नदी ये आ जाएगा अभी सिंधु। इसको क्रम से याद रखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कैसे याद रखेंगे? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज,
ठीक है, कौन कौन सी नदियां कहाँ गुजरती है, इसे आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो फिर से बैक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग झेलम नदी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। कहता है इसका उद्गम कश्मीर में वेरीनाग झील या इसी को कहते हैं हम लोग कोहनाग झील के समीप है, ठीक है। और इसका संगम कहाँ होगा, संगम किसे कहते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक नदी जहाँ मिलती है। तो सारी नदियां ब्यास को छोड़कर, ब्यास को अपना सारा जल किसको दे रहा था दोस्तों, सतलज को दे रहा था। तो ब्यास का संगम क्या हो जाएगा, सतलज नदी या सतलुज नदी हो जाएगी। और इसके अलावा झेलम जितने भी अन्य प्रमुख सहायक नदियां थी सिंधु नदी की, सारा जल किस में जा रहा था, चिनाब में। तो इसका संगम क्या होगा, चिनाब नदी हो जाएगा। झेलम की लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जिसमें कि 400 किलोमीटर भारत में बहती है। सबका लंबाई आपको याद नहीं रखना है, आप सिंधु को याद रख लीजिएगा, गंगा को याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र का याद रख लीजिएगा, और कुछ इंपोर्टेंट प्रायद्वीपीय नदियां होगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, कश्मीर से निकलती है, वेरीनाग झील के पास से, और इसका संगम चिनाब नदी है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, ये श्रीनगर से होकर बहती है। अगर फिर से मैप में देखें तो ये देखिए सिंधु के बाद झेलम ही पड़े थे, ये श्रीनगर से निकलती है, यानी कि यहाँ पर कश्मीर है, कश्मीर में वेरीनाग झील से निकलती है और चिनाब में जाकर पाकिस्तान में मिल जाती है, ठीक है। रावी की बात करें दोस्तों, तो रावी नदी कहता है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है, और माधोपुर के पास मैदानी में माधोपुर के पास मैदान में ये प्रवेश करती है, ठीक है। माधोपुर आपका राजस्थान में है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो रावी नदी का उद्गम कहाँ से है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से है। फिर से मैं एक बार मैप को देखने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए आपका रावी नदी है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है रोहतांग दर्रे से, और फिर ये कहाँ से जाके मिल जाती है, चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। अब चिनाब नदी की बात करें, जो कि ये सिंधु नदी का सबसे लंबी सहायक नदियां हैं। चिनाब नदी कहता है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लाहौल स्थिति से, ठीक है। ये चिनाब नदी पहले दोस्तों दो नदियों का ये मिलन है, दो नदियों का ये संगम है, ठीक है। चंद्रा और भागा, एक नदी है दोस्तों चंद्रा और एक नदी है आपका भागा। चंद्रा और भागा का जब दोनों की जल राशि एक साथ मिल जाती है, तब ये क्या कहलाती है दोस्तों, ये चिनाब नदी कहलाती है, चिनाब नदी कहलाती है। अब चंद्रा और भागा ये दोनों कहाँ से निकलती है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्थिति से निकलती है चंद्रा और भागा। उसके बाद में ये चिनाब नदी का ये कहलाती है, और चिनाब नदी जो कि सिंधु नदी का सबसे लंबी सहायक नदी बनती है, और चिनाब नदी में ही आपका ब्यास नदी को छोड़कर सभी का ये संगम हो जाता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई की बात करें दोस्तों, सिंधु नदी में ये 1180 किलोमीटर। तो चिनाब की संगम क्या है दोस्तों, तो सिंधु नदी है। चिनाब अपनी नदी जल कहाँ देती है, सिंधु नदी में। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, लगभग 1180 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग 1180 किलोमीटर है। विशेषता क्या है दोस्तों, कहता है सिंधु की यह सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि पीर पंजाल को काटते हुए मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप दोस्तों मानचित्र को ध्यान में रखे हैं तब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों अगले नदी के बारे में, ब्यास नदी के बारे में। कहता है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से निकलता है, और ये 4330 मीटर की ऊंचाई पर से ये गिरता है, और ये कहाँ मिल जाती है, तो सतलज नदी में मिल जाती है। हरिके बैराज है एक दोस्तों, हरिके के पास में ये मिल जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 470 किलोमीटर है, और ये धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदानी भाग में पहुंचती है। ये वही नदियां हैं दोस्तों जो कि ये सतलज की सहायक नदी है। फिर से देखने का प्रयास करते हैं, जो कि भारत में ही ये निकलती है और भारत में ही ये मिल जाती है। ये ब्यास नदी है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। चेनाब भी रोहतांग दर्रे लाहौल स्थिति से निकल रहा था, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, ये आपका रोहतांग दर्रे से निकलती है और यहीं पर ये पंजाब के भाग में ब्यास नदी मिल जाती है, ठीक है। यानी कि सतलज की सहायक नदी हो जाएगी ब्यास नदी। अगला देखते हैं दोस्तों, सतलज नदी कहता तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से राक्षस ताल से निकलती है, ठीक है, और ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। भारत में 1050 किलोमीटर है। यदि हम मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से 3 प्रमुख नदियां निकलती है दोस्तों। यहाँ से कितनी प्रमुख नदियां निकलती है, ये मैं ब्रश ले लेता हूँ तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ से कितनी प्रमुख नदियां निकलती है दोस्तों, 3 प्रमुख नदियां निकलती है। एक तो आप इसी के आसपास से अलग अलग हिमनद से निकलती है दोस्तों। एक अगर हम बात करें दोस्तों इस तरह से, एक तो अभी आप देखें कि सिंधु नदी निकलती है। यहीं से एक राक्षस ताल ये ग्लेशियर है, झील है दोस्तों, मानसरोवर झील के पास है। यहाँ से फिर ये देखिए सतलज नदी निकलती है, सिंधु सतलज, और यहीं से आगे हम पढ़ाएंगे आपको ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहीं से एक ब्रह्मपुत्र नदी भी इधर गुजरती है। 3 प्रमुख नदियां यहीं से गुजरती है, तिब्बत से ही, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सतलज नदी राक्षस ताल झील से निकलती है दोस्तों, मानसरोवर झील के पास ही है ये सतलज नदी निकलती है। और कहाँ जाके मिल जाएगी दोस्तों, तो सतलज नदी मिल जाएगी आपका चिनाब में डायरेक्ट मिलती है, चिनाब में, सिंधु में नहीं, सिंधु में ये मिलती है चिनाब नदी, ठीक है। आइए देखते हैं।
तो चिनाब नदी, ये सतलज को भी आपने देख लिया कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ही कौन सा है, राक्षस ताल झील है, या राक्षस ताल भी आप बोल सकते हैं, यहाँ से ये निकलती है। और संगम आपका चिनाब नदी 1500 किलोमीटर दूरी है और शिवालिक पर्वत को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्रोत हम लोग देखेंगे, यानी कि उद्गम मुहाना, यानी जहाँ मिलता है लंबाई और उसकी कुछ विशेषताएं। अगर गंगा नदी की बात करें दोस्तों, तो गंगा नदी का उद्गम गोमुख, ये जिसे हम लोग गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं, ठीक है, वहां से निकलती है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने सिंधु नदी की कुल लंबाई देखा था 2880 किलोमीटर है, ठीक है, वही गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी मुहाना दोस्तों बंगाल की खाड़ी में है और ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा नाम दिया गया है। आगे हम लोग आपका पंच प्रयाग भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के दौरान, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो भागीरथी और अलकनंदा मिल जाएगी, जिसमें जहां पर वही गंगा कहला जाता है। और गंगा की कुल लंबाई कितना है दोस्तों, 2525 किलोमीटर है। और इसकी मुहाना बंगाल की खाड़ी में, ये मुहाना कहने का मतलब हुआ कि गंगा अपनी सारी जल आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिराती है और निकलती है गोमुख से, यानी गंगोत्री हिमालय से। आइए देख लेते हैं हम लोग इस मानचित्र के माध्यम से, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा पेशेंस बनाएंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर कमेंट में हमारे लिए 2 शब्द लिखेंगे, समय निकाल कर दोस्तों। और आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी तरीके से आपके बीच में उपस्थित हो सकूं, ठीक है। अब गंगा नदी तंत्र, फिर से देखिए तंत्र आ गया दोस्तों। तंत्र में क्या होता है कि जो प्रमुख नदी है वो तो है ही, इसके अलावे इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, ये जितनी भी सहायक नदियां हैं, वो सब के अपवाह को मिला दिया जाए तब वो गंगा तंत्र या गंगा नदी का अपवाह तंत्र कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें जो प्रमुख नदी है दोस्तों, उसका नाम क्या है दोस्तों, गंगा नदी है। क्या नाम है दोस्तों, गंगा नदी है। तो देखिए, गंगा नदी 2 नदियों के मिलने से बना है। एक है इधर से भागीरथी और दूसरा है दोस्तों इधर से अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जब जहां मिलती है, कहाँ मिलती है दोस्तों, ये मिलती है आपका, ये थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दूं तब ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये है आपका भागीरथी, ये है अलकनंदा। भागीरथी निकलती है दोस्तों गोमुख हिमालय से। ये जो गंगा का जो मेन स्वरूप माना जाता है दोस्तों, भागीरथी को ही माना जाता है, ठीक है। ये भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो यहाँ से कहला जाती है गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों पहले आपका दक्षिण की ओर बहती है, उसका दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, फिर तत्पश्चात किस ओर बहने लगती है, ये बहने लगती है दोस्तों यहाँ से, ये पूर्व की ओर बहने लगती है। पूर्व की ओर बहने के बाद फरक्का बैराज आता है आपका पश्चिम बंगाल के पास। यहाँ पर ये नदियां 2 भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली कहलाती है और दूसरा आपका पद्मा कहलाती है। पद्मा जो कहलाती है, ये बांग्लादेश में चला जाता है। बांग्लादेश के भाग में जब जाता है तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। और यहीं पर कोलकाता के पास में एक अलग भाग निकल जाता है जो हुगली कहलाता है, ठीक है। गंगा नदी की कौन कौन से प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, तो एक यमुनोत्री से निकलने वाली सहायक नदियां हैं यमुना नदी। कौन नदी है दोस्तों, यमुना नदी। फिर अगर हम बात करें तो यमुना नदी के बाद में ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। फिर अगर इधर से देखें दोस्तों, अगर दाएं बाएं की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दाएं बाएं समझने के लिए, दाएं बाएं अगर समझना हो दोस्तों, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए जिधर से नदियां बह रही, जैसे नदियां इस ओर बह रही है, यानी पूर्व की ओर बह रही है, तो आपका मुख इसी ओर होना चाहिए। इस ओर जब होगा दोस्तों, तब आप देख पाएंगे कि इधर आपका राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि इधर बाईं ओर हो जाएगा और ये दाईं ओर हो जाएगा और इधर बाईं ओर हो जाएगी। तो कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि गंगा नदी में जो आपका गंडक नदी है, ये दाएं से मिलती है कि बाएं से मिलती है। अगर हम देखना चाहें, इस ओर नदी बह रही है दोस्तों, तो इस ओर जब नदी बहेगी तो ये दाएं हो जाएगा और ये हो जाएगा बाएं, ठीक है। तो गंडक नदी जो दोस्तों ये बाएं की ओर से मिलती है। दाएं ओर से मिलने वाली नदी कौन है दोस्तों, तो दाएं ओर से मिलने वाली नदी में से अगर देखें तो यमुना नदी आपका दाईं ओर से बह रही है, सोन नदी आपका दाईं ओर से बह रही है, ठीक है। ये दाईं ओर से कम नदियां ये गंगा नदी में मिल रही है और बाईं ओर से ज्यादा नदियां मिल रही है, ठीक है। इसके सहायक नदी को अभी आप ध्यान रखेंगे कौन कौन है दोस्तों, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक भी है, कोसी, महानंदा, ये आपका बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में यमुना नदी और सोन नदी प्रमुख है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये दामोदर नदी भी है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ये गंगा का अपवाह क्षेत्र है। गंगा की कुल लंबाई कितना है दोस्तों, 2525 किलोमीटर है। इसके बारे में और डिटेल चर्चा हम लोग आगे करेंगे, बस इतना आप ध्यान रखेंगे।
अब देखिए यमुना नदी आ गया। यमुना नदी को अगर देखने का प्रयास करें दोस्तों तो यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर है जो बंदरपुच के ये पश्चिमी ढाल पर है। बंदरपुच एक ग्लेशियर है दोस्तों, वहीं से पास से निकलती है, जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। अब मुहाना प्रयागराज में गंगा से संगम होती है। यानी कि यमुना नदी कहाँ जाके मिलती है दोस्तों? गंगा नदी में मिलती है, प्रयागराज में, जो वर्तमान में इलाहाबाद, ये इलाहाबाद पहले कहा जाता था, वर्तमान में प्रयागराज नाम है। इसकी सहायक नदी कौन है? चंबल, बेतवा और केन। अगर हम फिर से मानचित्र में जाएं तो यहाँ पर देखिए, ये आपका गंगा नदी तंत्र था, ठीक है। यहाँ पर अगर देखने का प्रयास करें दोस्तों तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर या हिमानी है। यहाँ से ये क्या होती है, यहीं पर बंदरपुच के पास ये स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर। ये क्या होती है, यहाँ से चलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी में कहाँ जाकर मिलती है? अगर हम देखने का प्रयास करें, 3 नंबर ये इंडिकेट कर रहा है कि इलाहाबाद में मिलती है, जहाँ की जो कि वर्तमान में नाम की होगी आपका प्रयागराज, ठीक है। तो यहाँ पर आके मिल जाती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, ये चंबल है, बेतवा है और केन है। चंबल, बेतवा और केन किसका सहायक नदी दोस्तों? यमुना नदी का सहायक नदी है। वही यहाँ पर लिखा है। इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। अगर हम चंबल नदी की बात करें दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम कहता है कि जाना पावा पहाड़ी से है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 995 किलोमीटर। मुहाना यमुना नदी है, बिहार क्षेत्र का निर्माण करता है। बिहार के क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों कि जितने भी बिहार क्षेत्र डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि डाकू और चोरों के लिए ये प्रसिद्ध क्षेत्र है बिहार, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर आराम से वो छुप सकता है, लुक सकता है। तो चंबल नदी किसकी आपका सहायक नदी है दोस्तों? तो चंबल नदी आपका यमुना की सहायक नदियां हैं। और ये कहाँ से निकलता है? जनापावा पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। रामगंगा जो कि आपने देखा था दोस्तों कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, कुमायूं हिमालय से निकलती है। दोस्तों जब आप लोगों को हिमालय वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर कुमायूं हिमालय के बारे में बताए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देखें, और जो व्यक्ति देख लिए हैं तो जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि कुमायूं नदियां किन दो नदियों के, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, ठीक है। आप जरूर से जरूर अभी तुरंत कमेंट में जाकर बताएं। इसकी मुहाना क्या है दोस्तों? गंगा है। रामगंगा आपने देखा था, तो ये मुहाना गंगा हो गया। काली गंगा भी है, जिसे शारदा के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो मिलान हिमानी से निकलती है। इसकी लंबाई 610 किलोमीटर है। और ये काली गंगा भारत नेपाल की सीमा बनाती है, ठीक है। काली गंगा किसकी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। गंडक की बात करें दोस्तों तो गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल देखो, अब नेपाल हिमालय आ गया। कुमायूं हिमालय देखे थे, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय को देखे थे। सब हिमालय का पार्ट के बारे में हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 425 किलोमीटर भारत में है। इसके अलावा अन्य आपका नेपाल क्षेत्र में भी ये बहता है। इसकी मुहाना गंगा नदी है, ठीक है, जो कि पटना के समीप मिलता है। और इसकी विशेषता है कि शालिग्राम पत्थर मिलती है यहाँ पर, ठीक है। छोटे छोटे पत्थर मिलता है जिसे शालिग्राम पत्थर भी कहते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर कोसी नदी की बात करें दोस्तों तो कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ के उत्तर से ये निकलती है। 730 किलोमीटर कुल लंबाई है। इसका मुहाना गंगा नदी है। मुहाना कौन सा नदी दोस्तों? गंगा नदी है। इसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। कोसी नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? बिहार का शोक नदी कहते हैं। और ये मिलती है दोस्तों कटिहार के कुर्सेला के पास जाकर मिलती है। शायद ये पीडीएफ में गलत टाइप हो गया है, आगे चर्चा करेंगे। ये उपनाम तो ध्यान रखेंगे। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बेतवा किसका सहायक नदी दोस्तों? अभी आपने देखा था चंबल, बेतवा और केन, ये यमुना का सहायक नदी है। यानी मुहाना यमुना में मिलती है, इसका मतलब बेतवा या बेत्रवती ये आपका यमुना का सहायक नदी, जिसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर, ये भी विंध्याचल का मध्य प्रदेश से निकलती है। अब हम लोग सोन नदी देख लेते हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। सोन नदी की बात करें दोस्तों, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। अमरकंटक की पहाड़ियां हैं सोन नदी, और जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। इसकी मुहाना दोस्तों गंगा नदी है। जल्द से जल्द अगर आपने मैप को ध्यान में रखा है तो बताइए कि सोन नदी दाईं ओर से मिलती है या फिर बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा कि प्रमुख जो गंगा नदी तंत्र था वो आपका समाप्त कर दिए हैं। और कुछ फैक्ट है दोस्तों जो आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे फिर भी बताइए कि क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।